एवरीवन, अगर आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रही है कि सर अब हम बिना पढ़े और हम ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन को सिर्फ रट्टा लगा करके मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा, तो बिल्कुल वह जमाना भूल जाइए। अगर आपके मन में ऐसा भ्रमण दौड़ रही है तो बिल्कुल ये मन में आपका ख्याल जो आ रही है इसको निकाल डाले, क्योंकि अब इसका एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी ज्यादा टॉपिक पूछी जाती है मेरे भाई, काफी ज्यादा क्रिटिकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको थ्योरी लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे आप क्लास 11 में हो चाहे आप क्लास 12 में हो, दोनों का थ्योरी लेक्चर पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम विनर जो क्वेश्चन सेट करते हैं ना वो भी काफी चालाक हो चुकी है, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके डाल देते हैं। पहले क्या होता था ना कि कहीं भी चैप्टर में 10-12 क्वेश्चन दिखता था, चुन चुन के 2-4 क्वेश्चन उठा डालते थे। नहीं कि नहीं, अब ऐसा नहीं कर रहा है। अब चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन उठा करके जो है स्टूडेंट से पूछा जा रहा है। यकीन नहीं होता है तो पिछले 2 साल का पेपर देखना, 2023 का, फिर 2024 का पेपर देखना, तब आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्वेश्चन कहां से आ रही है। मुझे पता है मेरे दोस्तों की क्वेश्चन बहुत ही अंदर से पूछे जा रहे हैं, और इस अंदर को क्वेश्चन को बनाने के लिए थ्योरी लेक्चर अति जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका थ्योरी लेक्चर। चैप्टर को एक्सप्लेन, जो चैप्टर हमारा एक्सप्लेनेशन होती है, अगर इस चीज को हम लोग समझ जाते हैं तो फिर ऑब्जेक्टिव क्या सब्जेक्टिव क्या सारा क्वेश्चन को हम लोग लिख सकते हैं। तो फाइनली आज अपने आपके सामने वही आपका चैप्टर का एक्सप्लेन करने के लिए चैप्टर नंबर 2 लेकर आया हूं, हिस्ट्री का क्लास 11 का। ओके, अगर इससे पहले जो मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 पूरा कंप्लीटली सॉल्यूशन दिया हूं, अगर नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इजीली से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला याद रखिएगा मेरे प्यारे, हम लोग इस टॉपिक में जो भी डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स जो चाहते हैं सर हमें क्लास 11 में अच्छी तरह से तैयारी करना है ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, तो आपको कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। आप जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी। ओके, आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होगी, पर आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए। क्या? आपकी आंखें बाज की तरह होनी चाहिए और आपका नजर दौड़ना चाहिए क्लास 11 का। याद रखिएगा स्पेशल बैच में। अब जैसे क्लास 11 के स्पेशल बैच है, अभी महा धमाका ऑफर है आप लोगों के लिए। 299 रुपया में आप पूरे साल भर की पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी सुबह और शाम दोनों टाइम। तो लेट ना करें, जल्दी से जाएं, ज्वाइन करें। अगर आप अपने मोबाइल पे, फोन पे, गूगल पे नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो आप खुद से एडमिशन करवा सकते हैं। अगर यूज नहीं करते हैं, किसी और से पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर के माध्यम से आप लोग हमारे टीम के साथ व्हाट्सएप में चैट करके पूरा सोल्यूशन पूछ सकते हैं कि आखिर कैसे हो सकती है हमारी एडमिशन। सारा चीज वो क्लियरिटी आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस चैप्टर में हम लोग जो आएंगे ना मेरे प्यारे, चैप्टर का नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। क्या नाम है? लेखन कला और शहरी जीवन। मेनली इसमें हम लोग को डिस्कस करना है मेसोपोटामिया के बारे में। क्या है? मेसोपोटामिया एक सभ्यता है, इसी सभ्यता के बारे में हम लोगों को डिस्कस करना होगा। चैप्टर को पूरा बेहतर तरीके से मैं अपने तरफ से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। मैं साधारण लैंग्वेज में लेकर आया हूं। मेसोपोटामिया का अर्थ सबसे पहले देखते हैं कि जो हमारा मेसोपोटामिया है इसकी अर्थ क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बनती है सर हमारा मेसोपोटामिया का एक्चुअली अर्थ क्या है। ओके, तो देखिए सबसे पहला, आप यह शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्द से लिया गया है। मेरे प्यारे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो मेसोपोटामिया है वो किन भाषा से लिया गया है, तो आपको पहला बताना होगा सर वह यूनानी भाषा से लिया गया है। कहां से लिया गया है? वह यूनानी भाषा से लिया गया है, पहला बात। दूसरी बात याद रखना, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला मेसोस याद रखिएगा, और दूसरा याद रखिएगा यानी। क्या मेरे भाई? मेसोस और पोटेमोस 2 शब्द से मिलकर बना है। किसका किसका? एक बना है सर मेसिस, याद रखिए मेसोस, और एक बना है सर हमारा पोटेस, याद रखिएगा पोटेमस, याद रखिएगा। 2 शब्द से मिलकर बना है, याद रखना ये बात। और ये जो हमारा मेसिस है इसका अर्थ होती है मध्य, इसका अर्थ होता है क्या? मध्य। ठीक है, और प्लस पोटेमस का अर्थ होता है नदी, यानी नदी के मध्य के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। क्लियरिटी हो गया? एकदम सिंपल सा भाषा में याद रखना है। इस चैप्टर में हम लोग नदी और नदी के मध्य के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। यही हमारा चैप्टर नंबर 2 में हम लोग का मेन टॉपिक है, जो हम लोग को पूरे चैप्टर में इन्वॉल्व होकर पढ़ना है। ओके, यानी नदी से मिलकर बना है। मेसोपोटामिया दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना होगा मेरे प्यारे शेरों शेरनियों कि मेसोपोटामिया किन 2 शहरों के बीच स्थित है।
मेसोपोटामिया 1000 बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है। कितने बार? 1000 बार अभी तक एग्जाम में पूछा गया है कि मेसोपोटामिया कौन सा दो नदी के बीच में स्थित है? तो दजला और फरात, दो नदी याद रखिएगा। क्या? दजला और फरात, दो नदी है, दजला और फरात नदी के बीच में, याद रखना है मेरे प्यारे, है ना। दजला और फरात नदी के बीच उपजाऊ धरती को इंगित करता है, बस ये बात याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया किस भाषा से लिया गया है? तो बताएंगे सर मेसोपोटामिया लिया गया है यूनानी भाषा से। दूसरा आपको याद रखना है मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होती है? तो मेसोस प्लस पोटेमस, मेसोस का मतलब होता है मध्य, पोटेमस का मतलब होता है नदी, यह बात आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि मेसोपोटामिया जो है वो किन दो नदी के बीच स्थित है? तो बताएंगे सर वो दजला और फरात नदी के बीच स्थित है। पहला सर 3 क्वेश्चन यहां से आएगा आपके पेपर में, हर हाल में आप लोग को याद रख लेना है। अब आते हैं सर हम लोग याद रखेंगे मेसोपोटामिया में दजला और फरात नदी के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य में हिस्सा है। याद रखिएगा मेसोपोटामिया जो है ना मेरे प्यारे, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेसोपोटामिया किन देशों में स्थित है, मेसोपोटामिया किन देशों में स्थित है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको खुद के बताना है इराक में है। कहां पे है? इराक में। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा, याद रखना है, ठीक है। शहरी जीवन की शुरुआत इसी सभ्यता में होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आता है कि शहरी सभ्यता की शुरुआत किस सभ्यता में होती है? मेसोपोटामिया में होती है, चीनी सभ्यता में होती है, या आपको बताने का हड़प्पा सभ्यता में होती है। तो आपको पता होगा, आपके अंदर में नॉलेज होगी कि ये मेसोपोटामिया में हम लोग पढ़े हैं, तो इसका राइट आंसर मेसोपोटामिया होगा, तभी तो आप इसका आंसर सही कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे वही चीज आपको बताना है कि सबसे पहले जीवन की शुरुआत, शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो हमारा मेसोपोटामिया सभ्यता में हुई थी। शहरी जीवन की शुरुआत में मेसोपोटामिया में हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संप्रदाय, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोलीय विधि के लिए प्रसिद्ध है। ये जो हमारे मेसोपोटामिया है, इस मेसोपोटामिया सभ्यता में बहुत सारी चीजों के आविष्कार हुई, बहुत सारे चीजों की इसमें आविष्कार हुए हैं। इसी आविष्कार को हम लोग को एक एक करके इसमें डिस्कस भी करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आते हैं सर क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। पहला इमारतें करना है, मूर्ति करना है, कब्र करना है, जो मुसलमानों के लिए कब्र बनाए जाते हैं वो करना है, आभूषण जो हम लोग पहनते हैं आभूषण वो पहनना है, औजार बनाना है, मुद्रा पढ़ना है, मिट्टी के पाटिका तथा लिखित दस्तावेज है। ये सब जो है यहाँ पे जो है मेरे भाई गणित और खगोलीय प्रसाद की जो प्रसिद्ध था मेसोपोटामिया में, वो क्या क्या प्रसिद्ध था मेसोपोटामिया में? तो इमारत, मूर्ति, कब्र, आभूषण, औजार, मुद्रा, मिट्टी के पट्टिकाएं तथा लिखित दस्तावेज जो है पूरा प्रसिद्ध थी मेसोपोटामिया में, ठीक है। मेसोपोटामिया की भाषा पे आते हैं सर। अब हमारे जो मेसोपोटामिया है मेरे शेर शेरनियों, उनके भाषा पे आते हैं। याद रखिएगा सर इसकी भाषा क्या क्या है तो समझते हैं। इस सभ्यता में सबसे पहले सुमेरियनी भाषा, याद रखना है मेसोपोटामिया सबसे पहले कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो पहला आपको याद रखना है सुमेरियनी भाषा, उसके बाद अकदी भाषा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अकदी भाषा, और बाद में अरामाइक भाषा बोली जाती है। इन सबसे पहले जो है सुमेरियनी की भाषा बोली जाती थी। फिर दुनिया जैसे जैसे डेवलप हुआ, दुनिया जैसे जैसे चेंज हुई, फिर लोगों ने अकदई भाषा बोलना शुरू कर दिया। फिर दुनिया जैसे जैसे और विकास किए, उसके बाद लोगों ने अरामाइक भाषा बोलना शुरू कर दिया। तो आपको अरामाइक भाषा आपको याद रखना है, याद रखना है आपको क्या? अरामाइक भाषा आप सभी को याद रखना है। क्या याद रखना है मेरे प्यारे कि मेसोपोटामिया की भाषा क्या है? तो अरामाइक भाषा है। मेसोपोटामिया की भाषा क्या है? अरामाइक भाषा है। बस याद रखना मेसोपोटामिया की भाषा क्या है? अरामाइक भाषा है। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह हिब्रू भाषा से मिलता जुलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि अरामाइक भाषा किस भाषा से मिलता जुलता है? हिब्रू भाषा से। अरामाइक भाषा कौन से भाषा से मिलता जुलता है? तो बताएंगे सर हिब्रू भाषा से। अरामाइक भाषा कौन सी भाषा से मिलता जुलता है? तो हिब्रू भाषा से। अरामाइक भाषा कौन से भाषा से मिलता जुलता है? हिब्रू भाषा से। और 1000 ईसा पूर्व के बाद यह व्यापक रूप से बोली जाने लगी थी, और आज भी इराक के कुछ भागों में जो हमारा अरामाइक भाषा है, आज भी इराक के ऐसे बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पे अरामाइक भाषाएं बोली जाती है।
यहां तक आप लोग समझ गए? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, नाउ लेट्स देन नेक्स्ट पेज। मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ के रहन सहन, खान पान, कृषि वगैरह कैसी थी, ये सब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। समझेगा, यह क्षेत्र आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया था कि आजकल जो है मेसोपोटामिया वो इराक की सभ्यता है। क्या मेरे भाई, ये इराक में मौजूद है प्रेजेंट टाइम में, यानी वर्तमान समय है। ठीक है, चलिए सर आगे देखते हैं हम लोग। समझिएगा, इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को सुमेर और अकदाई कहा जाता था। बाद में इस भाग को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाएगा बेबीलोनिया शहर कौन सी सभ्यता में मिलती है, बेबीलोनिया शहर कौन सी सभ्यता में मिलती है, तो बताएंगे सर ये हमें मिलता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में। कहां पे मिलती है? मेसोपोटामिया की सभ्यता में। अभी तो मैं आप लोगों को थ्योरी लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके बाद जो हमारा क्लासेस होगी ना पूरा ऑब्जेक्टिव, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 2010 से लेकर 2024 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सारा क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मैं चैप्टर वाइज हमारे यूनिवर्सिटी के टीचर्स ने अरेंज किए हैं, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। लेकिन यूट्यूब पे नहीं, वो हमारे क्लास होगी अब सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे, यानी मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको ये कोर्स को ज्वाइन कर लेना है, क्लास 11 आर्ट्स स्पेशल कोर्स को। इस कोर्स को आप ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम आप लाइव क्लास स्टार्ट होगी, और कल से आप लोग का आज से कल के बीच में आप लोग का ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट्स अभी तक एडमिशन नहीं किए हैं, ओनली फॉर 299 रुपीज दे करके पूरे साल भर की पढ़ाई कर सकते हैं। मंथली फी नहीं है, ईयरली फी है 299 रुपया में, जो पूरे साल भर की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, इसके उत्तरी भाग को आसिरियाओं के कब्जा होने के बाद आसिरिया कहा जाने लगा। और इसके जैसे कि आप सभी को पता है मेरे प्यारे, कि इस तरह से हमारी दिशा होती है, ये हमारा पूरब हो जाता है, ये हमारा पश्चिम हो जाता है, ये हमारा उत्तर होता है, ये हमारा दक्षिण होता है। तो जो इसकी शहरी जो हमारे ये मेसोपोटामिया जो हम लोगों ने देख रहे हैं, ये हमारे मान के चलिए हमारा मेसोपोटामिया है। ये मेसोपोटामिया में जो हमारा है दक्षिणी भाग में, इसको हम लोग ना सुमेर कहते हैं। क्या मेरे प्यारे, सुमेर कहते हैं। इस भाग को याद रखिएगा। अगर इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा, जो उत्तरी भाग है इसको आसिरिया ने कब्जा कर लिया था। ये जो भाग है ये आसिरिया ने, जो आसिरिया एक जनजाति है मेरे प्यारे, आसिरिया ने कब्जा कर लिया था। ओके, अब कहा इस सभ्यता में नगरों का निर्माण 3000 ईसा पूर्व में प्रारंभ हो गया था। उरुक, उर और मारी इसके प्रसिद्ध नगर थे। उरुक देवता कहां से लिए गए, कहां पे मिलते हैं? उर देवता, उई गुरु या उर देवता कहां से मिलते जुलते हैं? तो मेसोपोटामिया से। इतना याद रख पाएंगे ना तो सारा क्वेश्चन चुटकी में सॉल्व होगा। याद रखिए क्या मेरे दोस्त, सारा क्वेश्चन चुटकी में आपका सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना अति महत्वपूर्ण है। यहाँ स्टेपी घास के मैदान, एक घास के मैदान है। अलग अलग देश में अलग अलग घास के मैदान है, कहीं अच्छे हैं, कहीं थोड़ा सा निकला हुआ है, कहीं ज्यादा निकला हुआ है। तो अलग अलग देश में ना अलग अलग घास के मैदाने हैं। तो स्टेपी एक घास की मैदान का नाम है। पशुपालन की खेती की तुलना में आजीविका का अच्छा साधन भी है। जो पशुपालन खेती करते हैं इसकी तुलना में जीवन यापन भी आप गुजार सकते हैं इस घास के मैदान में। ये घास के मैदान कहाँ पे है? मेसोपोटामिया में। कहाँ पे है? यह है मेसोपोटामिया में। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। यहाँ कृषि, पशुपालन एवं व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन है। और ये जो मेसोपोटामिया का जो घास का मैदान है स्टेपी, याद रखिएगा ये घास का मैदान जो है वह कृषि, पशुपालन और व्यापार आजीविका के विभिन्न साधन है। जीवन जीने के लिए, जीवन को गुजारने के लिए विभिन्न प्रकार के साधन है। यहाँ के लोग औजार बनाने के लिए कांसे का प्रयोग करते थे। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग सारे स्टूडेंट्स, सारे मेरे प्यारे दोस्त नोट डाउन करेंगे कि मेसोपोटामिया में लोग, याद रखेंगे मेसोपोटामिया में लोग अपने औजार को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करता था? तो कांसा का प्रयोग करते थे। क्या बताना है? कांसा का प्रयोग करते थे। याद रखना, क्या बोलेंगे मेरे भाई? कांसा का प्रयोग करते थे। एकदम अच्छी तरह से इसको याद रखना है। किसका प्रयोग करते थे? कांसा का प्रयोग करते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ के उर नगर के एक स्त्री के शीर्ष मिला है। यहाँ के उर जो है मेरे प्यारे, इसको समझना भी बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। समझिएगा कि यहाँ पे जो हमारा उर है, उरुक,
उरुक एक नगर है, मेसोपोटामिया का एक नगर है उरुक। यहाँ के उरुक नगर में एक स्त्री का शीर्ष मिला है जो सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया है, जिसे हम लोग वारका शीर्ष कहते हैं। ये वारका शीर्ष कहाँ से मिला है तो बताएंगे मेसोपोटामिया से। नोट डाउन कर लीजिए, वारका शीर्ष कहाँ से मिला है तो मेसोपोटामिया से। वारका शीर्ष कहाँ से मिला है तो बताएंगे सर ये मिला है मेसोपोटामिया में। वारका शीर्ष कहाँ से मिला है तो बताएंगे सर ये मिला है मेसोपोटामिया में। कहाँ पे बताएंगे सर, ये मिला है मेसोपोटामिया में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को हम लोगों को पता होगा तभी तो हम लोग इसको कर सकते हैं ना। अगर हम लोगों के अंदर में नॉलेज नहीं होगी ना तो फिर हम लोग इसको नहीं कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को पता होना बहुत ही जरूरी है। तो एक एक चीज को समझना भी जरूरी है ना। आगे बढ़ते हैं सर, अगला जो हमारा सेंटेंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है हम लोग का। ठीक है, चलिए सर देखते हैं इसको हम लोग मस्त तरीके से समझेगा। समझते हैं सर आगे कि श्रम विभाजन एवं सामाजिक संगठन शहरी जीवन एवं अर्थव्यवस्था की विशेषता। याद रखिएगा, ये आप लोगों को ज्यादा यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, आगे आपको देखना है मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। जो हमारे मेसोपोटामिया है यहाँ की कृषि और जलवायु जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया मेसोपोटामिया की भौगोलिक स्थिति, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, कौन से भाग को आसिरिया ने गिरफ्तार किया था, इन्हें कब्जा किया था, वो भी मैंने बताया था। अब हम लोग को डिस्कस करना है मेसोपोटामिया की कृषि की जलवायु। क्या डिस्कस करना है मेरे भाई, मेसोपोटामिया की कृषि की जलवायु। समझेगा वहां के क्लाइमेट कैसी थी, वहां के क्लाइमेट कैसी थी, ये हम लोगों को डिस्कस करना है। तो समझिएगा मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। दजला और फरात नाम की नदी उत्तरी पहाड़ी से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीकी मिट्टी लाती है। आप सभी को यह भी नॉलेज होना चाहिए, अगर आप लोग क्लास 10 में जियोग्राफी लेकर स्टडी किए थे तो वहां पे आपको याद होना चाहिए कि नदी के किनारे फसल का काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ऐसे क्या कारण है कि नदी के किनारे फसल को उपजाऊ ज्यादा होती है, ऐसे क्या रीजन है कि नदी के किनारे फसल का ज्यादा उपजाऊ होती है? क्योंकि नदी द्वारा लाई गई मिट्टी की जो बहाव होती है वो काफी ज्यादा उर्वरक होती है, और उस मिट्टी पे जब हम लोग फसल लगाते हैं तो फसल जो है काफी ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक इसी तरह से दजला और फरात जो हमारे नदी है, उसी नदी के बीच में फसल का उत्पादन लोग करते थे। तो देखिए दजला और फरात नाम की नदी उत्तरी पहाड़ी से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीकी मिट्टी लाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती है, जब इस नदी में बाढ़ आती है, नदी में बाढ़ तो आएगा ही आएगा, जब नदी में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेती में ले जाया जाता है तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां पे जमा हो जाती है। जब बाढ़ आते हैं तो यहाँ की मिट्टी वहां, वहां की मिट्टी यहाँ जो है बहा करके ले जाते हैं, और इस तरह से नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी काफी उपजाऊ होती है, जैसे कि दजला और फरात नदी में हुई थी। ठीक है, यहाँ का रेगिस्तान भाग जो दक्षिण में स्थित है, यहाँ की जो रेगिस्तानी भाग जो है पूरी की पूरी दक्षिण भाग में स्थित है। मैंने अभी जस्ट बताया इसकी दिशा के बारे में, बताया ना मेरे प्यारे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ के जो दक्षिणी भाग में है ना, यहाँ पर रेगिस्तान है, क्या है, रेगिस्तान भाग है। ठीक है, रेगिस्तान में स्थित है, यहाँ भी कृषि की जाती थी, इस रेगिस्तान में भी कृषि कर सकते थे। और फरात नदी जब इन रेगिस्तानों में पहुंचती है, और फरात नदी जो है, दजला और फरात दो नदी थी, तो फरात नदी जब इन रेगिस्तान पे बह करके पहुंचती है तो छोटे छोटे कई धारा में बंटकर नहर जैसे सिंचाई का कार्य करती है। और जैसे ही मेरे दोस्तों ये जो हमारा नदी आ रही है, ये जो हमारी नदी आ रही है, इस तरह से नदी जो है धीरे 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 कई प्रकार के नहरों में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारे जो है फरात नदी, और इस तरह से वो पानी सिंचाई के रूप में जो किसान लोग प्रयोग करते थे। यहाँ गेहूं, जौ, मटर और मसूर की खेती की जाती थी। कहाँ पे, मेसोपोटामिया में। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज्यादा उपजाऊ देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहां फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ ही कमी रहती थी, कुछ कमी रहती थी। यानी जो हमारे दक्षिणी भाग है, इस एरिया में जो है रेगिस्तानी एरिया जहाँ पे, इस एरिया में क्या होता था कि इसमें बारिश कम होती थी, बारिश उतना नहीं होती थी, लेकिन कहा जाता है, इतिहासकारों का कहना है कि इसमें इसी भाग में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन होती थी। ठीक है, स्टेपी क्षेत्र का प्रमुख कार्य पशुपालन था, और स्टेपी
जो क्षेत्र है, जो घास के मैदान है स्टेपी, लोग जो है वहां पे पशुओं को चराने के लिए ले जाते थे और पशु के रूप में वो विभिन्न प्रकार के जानवरों का प्रयोग करते थे, जैसे गाय, भैंस, बकरी, और इन सब को जब चराने के लिए ले जाते थे तब वो व्यक्ति वो अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए उस खेत की और स्टेपी के मैदान में भी वो अपने जीवन यापन को गुजारने के लिए कृषि भी करते थे। ठीक है, यहाँ की खेती के अलावा भेड़, बकरियां, स्टेपी घास के मैदान, पूर्वोत्तरी मैदान और पहाड़ी के ढालों पर पाली जाती थी। यह है सर हमारा मेसोपोटामिया की कृषि और जलवायु। अब हम लोग को डिस्कस करना है मेसोपोटामिया की प्राचीनतम नगर। क्या मेरे भाई? मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर। इसके आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, 1 से 2 दिन के अंदर में आप लोगों का क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो जल्दी से आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर ले और ऑनलाइन क्लास का आनंद ले। ज़्यादा फी नहीं है, 299 रुपया में आप देख पा रहे होंगे, 299 रुपया में आपको बेहतर तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो लेट ना करें, जाके ज्वाइन करें। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करेंगे अगला वीडियो में मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बने रहिएगा सेट नंबर 2 के लिए, यानी पार्ट नंबर 2 में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू चलेगी, उसके बाद हमारा पूरा का पूरा एमसीक्यू चलेगी। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक चैप्टर 1 को कंप्लीटली नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।